सेल होता क्या है। ये जो सेल है मैं कह रहा हूं कि भैया इसमें आपकी एक लेयर है, ये अंदर वाली लेयर, और एक लेयर है इसके बाहर वाली लेयर। तो बताइए कैसा सेल होगा। एनिमल सेल अगर ये होता तो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती एज अ डीलिमिटिंग बाउंड्री, लेकिन प्लांट की अगर आप बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी हो सकती है। यानी एनिमल और प्लांट में से बताना हो तो ये प्लांट सेल हो सकता है। जब मम्मी गैमीट बनाएंगी तो ऐसा गैमीट बनाएंगी, ओवम बनाएंगी जिसमें से 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब फादर साहब गैमीट बनाएंगे तो ऐसा गैमीट बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे जिसमें से 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो आपके अंदर 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम पापा से आए, एंड आप फिर से 46 क्रोमोसोम बना बैठे आपके जाइगोट के अंदर। यानी ऐसा कोई प्लांट या एनिमल नहीं है जिसकी बॉडी सेल की ना बनी हुई हो। यानी सेल और सेल के प्रोडक्ट की ही आपकी बॉडी बन रही होती है, चाहे आप एक प्लांट हो, चाहे आप एक एनिमल हो। और सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि मेरे भाई सेल होता क्या है। तो सेल को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पर मेरे भाई आपके 3 शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं। पहला शब्द क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट यानी आपकी बॉडी जो है इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये सारे के सारे सेल्स जो है इन्होंने तो मिलकर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया है। यानी आपकी बॉडी का जो ढांचा है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, किसने तैयार किया है, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स ने मिलकर तैयार किया है। तो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कौन बनाता है, उसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल बनाता है। और इन्हीं सेल्स में सारे के सारे फंक्शन भी तो होंगे। ये जो सेल है यही तो आपको लाइफ दे रहे हैं। तो ये सेल जो है आपको लाइफ क्यों देते हैं, क्या कहा हमने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी से जीवन है मेरे भाई, इसी से जिंदगी है। तो आप कह सकते हैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज defining feature of living organisms, is a defining feature of living organisms। यानी अगर आप जिंदा ऑर्गेनिज्म में और किसी नॉन लिविंग चीज में डिफरेंस करना चाहते हैं तो मेन डिफरेंस क्या होगा, खुद बताइए भाई। मेन डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास यानी जिंदा ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, सेल होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंड कोई निर्जीव अगर चीज है, कोई अगर नॉन लिविंग चीज है तो उसके पास सेल नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिस स्टाइलस, इट इज नॉन लिविंग, दिस क्लिकर, दिस इज नॉन लिविंग, दिस मफल, दिस इज नॉन लिविंग। इन सारी चीजों में सेल नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, किसी चिड़िया की बात करूं, किसी पौधे की बात करूं, किसी बैक्टीरिया की बात करूं, तो उनकी बॉडी सेल की बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है जिन भी चीजों में सेल पाया जाता है दे आर बेसिकली लिविंग इन नेचर। तो ये लिविंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होना ही होना चाहिए, और किसी भी नॉन लिविंग चीज में सेल आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है, इट शुड बी प्रेजेंट इन 100% लिविंग। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में आपका सेल मिलना चाहिए। तो क्या मिलता है, यस, एंड इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। और किसी भी नॉन लिविंग चीज में आपको सेल नहीं देखने को मिलेगा। एकदम सही बात है, दोनों की दोनों कंडीशंस जस्टिफाई हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको अपने आप को जिंदा कहलवाना है तो आपके पास कम से कम एक सेल तो होना चाहिए। यानी यहीं से हमें एक और बात पता लगी कि अगर आपके पास एक सेल नहीं है तो आप इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, आप अपने आप को जिंदा नहीं कह सकते, आप अपने आप को लिविंग नहीं कह सकते। तो आप कह सकते हो यहां पर कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट लिविंग, अगर आपके पास एक सेल पूरा नहीं है तो आप इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहां पर एक प्यारा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। समझ लीजिए यह है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा प्यारा मीठू चौंड्रिया। तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर, पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चा बच्चा जानता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर हाउस है तो ये क्या बना लेगा गुरुजी, एटीपी बना लेगा, खूब सारी एनर्जी बना लेगा, एकदम बना लेगा। हम इस बात का विरोध नहीं करते।
लेकिन क्या ये एटीपी खुद से ही बना सकता है? अगर मैं इसको खाने पीने का मटेरियल ना दूं तो क्या ये खुद से एटीपी बना पाएगा? भाई पावर हाउस को भी तो खाना चाहिए ना, वो खाने को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाएगा ना मेरे भाई। ये क्या करेगा? इट विल ऑक्सीडाइज फूड, इट विल ऑक्सीडाइज फूड, तब ये इस फूड को ऑक्सीडाइज करके इसके चीथड़े उड़ा करके एटीपी बना पाएगा। तो फूड तो ये नहीं बना सकता, यानी इसको एनर्जी बनाने के लिए फूड की जरूरत है, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसको कोई ऐसा चाहिए जो इसको खाना प्रोवाइड करे, फिर ये एनर्जी बनाएगा। अब खाना कौन देता है? गुरुजी क्लोरोप्लास्ट देता है, गुरुजी क्लोरोप्लास्ट देता है ना। ऐसा सा आप स्ट्रक्चर बना लो। तो आपका खाना कौन देता है? गुरुजी क्लोरोप्लास्ट देता है, ठीक है। यह आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। सो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट मेक्स फूड। अब ये फूड बना पाता है, खाना बना पाता है, ये एटीपी नहीं बना सकता, इसको एनर्जी बनाना नहीं आता। अब इन दोनों की हमने समझ लीजिए दोस्ती करा दी, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए ना। यस, अब इन दोनों को फिर न्यूक्लियस की कमांड की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों खुद से कुछ नहीं कर सकते, न्यूक्लियस इनको इंस्ट्रक्शन देगा। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों को इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया तुमको जीवन में क्या करना है, कब क्या बनाना है। तो न्यूक्लियस जो है ये दोनों न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है ना। न्यूक्लियस को हमने कहा ब्रेन ऑफ द सेल। यानी अगर आप देखें इन ऑर्गेनेल्स को, तो ये ऑर्गेनेल्स अकेली अकेली जो है इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकती, इनको किसी और की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। जैसे न्यूक्लियस कमांड देगा आपका किसको? क्लोरोप्लास्ट को। न्यूक्लियस ही आपका कमांड देगा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक ही काम कर सकता है, एनर्जी बना सकता है, खाना नहीं बना सकता। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ खाना बना सकता है, एनर्जी नहीं बना सकता। तो कोई भी ऑर्गेनेल ऐसी नहीं है जो सारे काम खुद कर पाती हो, तो किसी ना किसी और पे डिपेंड करना पड़ेगा। और जब सारा का सारा संगठन साथ में आता है, जब सारे के सारे काम की चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो एक सेल बनता है। तो मिनिमम आपको एक सेल तो चाहिए ही चाहिए अगर आप इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हैं। अगर आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म कहलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक सेल तो चाहिए रहेगा। एक सेल से कम अगर आपके पास कंटेंट है, लेस देन अ सेल अगर आपके पास कंटेंट है, तो आप इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकते। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक सेल जरूरी है सनम, ये बात हो जाएगी यहां पर। तो इसीलिए सबसे छोटा जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो कम से कम यूनिसेलुलर तो होगा, उसमें एक सेल तो देखने को मिलेगा। अब वायरस के पास खुद का सेल नहीं होता, वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वायरस को आप कभी भी लिविंग कंसिडर नहीं करते। यह बात यहीं से आई, क्योंकि वायरस के पास खुद का सेल ही नहीं है। हमने ऊपर लिखा है सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल के बिना आप किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल ही नहीं सकते। और हम कह रहे हैं कि मेरे भाई अगर एक सेल से कम आपके पास कुछ भी है तो वो इंडिपेंडेंटली जी ही नहीं सकता। यानी वायरस जो है उसके पास तो खुद का सेल नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वायरस को आप लिविंग नहीं कह सकते। तो यहां पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस पॉइंट को कि वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, वायरस को आप लिविंग कंसिडर नहीं करते। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। यहां पर देखो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। अब मैंने आपको बताया कि सेल ने ही आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, एंड आपके सेल में ही सारे के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, यानी सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। आपकी बॉडी चल रही है रिएक्शन से, आपकी बॉडी बनी है केमिकल से, और ये केमिकल्स जो है लगातार रिएक्शंस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आलू का पराठा खाया, अब आलू का पराठा खाया तो आलू के पराठे में स्टार्च था, क्या वो स्टार्च एज इट इज मेरी बॉडी में आ जाएगा और एज इट इज पड़ा रहेगा? नहीं गुरुजी, वो स्टार्च डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज बनाऊंगा मैं उस स्टार्च से, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करूंगा, एनर्जी बनाऊंगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मेरी बॉडी में बचेगा उसको मैं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करूंगा, कभी और इस्तेमाल करने के लिए उसको मैं स्टोर कर लूंगा। तो स्टार्च स्टार्च नहीं रहा, कुछ ग्लूकोज बन गया, कुछ आपका ग्लूकोज से फर्दर ग्लाइकोजन बन गया, कुछ ने एनर्जी देने के लिए क्या किया? ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट किया। तो अलग अलग केमिकल्स जो है हमारी बॉडी में तैयार होते रहते हैं, और ये सारे के सारे रिएक्शन कहां हो रहे हैं? सेल में ही हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सेल ही हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल ही हमारा फंक्शनल यूनिट है। यूनिट मतलब ये एक इकाई है, इसने रिपीट हो होकर हमारी बॉडी को पूरा का पूरा तैयार किया है। तो हमारी बॉडी लेट्स से अगर करोड़ों सेल्स की बनी है, तो करोड़ों सेल्स ने रिपीट होकर मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, और फंक्शन करने में भी यही हेल्प कर रहा है। अब दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। पहला यूनिसेलुलर, खोपड़ी पे लगाइए नारियल का तेल, घुस जाइए नाम के अंदर।
यूनि का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, अमीबा हो जाएगा, ये सारे आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर आप बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सेल पाए जाते हैं। जैसे एनिमल्स की बॉडी हो गई, आप अपनी बॉडी देख लीजिए, जिराफ की देख लीजिए, हाथी की देख लीजिए, आप सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कम से कम एक सेल है। और मल्टी सेलुलर तो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड अपने आप को जिंदा रखने के लिए एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसी से कम है, ये भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए जितने भी काम हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, वो इनको करने आते हैं। अब एक साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो ल्यूवेनहॉक साहब थे, इन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा था, लाइव सेल को देखा था। तो इनके पास एक माइक्रोस्कोप था और उस माइक्रोस्कोप से ये अनाप शनाप चीजों को देखते रहते थे। जैसे कि गंदे पानी का सैंपल उठा लिया, उसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया है ये देखने लगे, है ना, अलग अलग प्रोटोजोआ को देखने लगे, स्पर्म सेल्स को ऑब्जर्व करने लगे। तो इन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार लिविंग सेल यानी जिंदा सेल को देखा था। तो सर इनसे पहले भी कोई साइंटिस्ट होगा जिसने डेड सेल को देखा होगा? यस, उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में पहली बार डेड कॉर्क सेल को देखा था। यस, तो उन्होंने डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल को देखा था और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। ये बात आप आगे भी पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, या आप नॉर्मली कह सकते हैं सेल की डिस्कवरी की थी। पहली बार उन्होंने सेल को देखा था जो कि मरा हुआ था, इट वॉज अ कॉर्क सेल। लेकिन मेरे भाई उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे, दोनों का नाम रॉबर्ट ही था, हुक साहब ने सेल को देखा और ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को देखा फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद आई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को एक बार कॉपी कर लेते हैं क्योंकि काफी सारा कंटेंट हमें सेल थ्योरी में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इन सारी चीजों को मिटा लेते हैं। मैंने स्लाइड कॉपी कर दी है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना, आपने कुछ मिस नहीं किया है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और ये मत सोचेगा कि मैंने अभी साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया है, मैं सारी चीजें कराऊंगा, राइट। अलग से जो है एक सेशन बना करके पोस्ट दिस सीरीज सारे साइंटिस्ट में एक साथ करा दूंगा। अभी हमारा मेन जो मुद्दा है उस पे हम आ रहे हैं, दैट इज द डिस्कशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, यानी हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स और समरी के बारे में यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा यहां पर कि रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एंड रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल को पहली बार देखा था, ल्यूवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल को देखा था। इसके बाद एक टॉपिक आया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। पहले जो आपके साइंटिस्ट थे इनका नाम था स्क्लेडन, और ये जो स्क्लेडन है ये आपके बॉटनिस्ट थे और जर्मनी के रहने वाले थे, तो इन्हें हम कहेंगे जर्मन बॉटनिस्ट। इसके अलावा मेरे दोस्त एक और साइंटिस्ट थे यहां पर जिनका नाम था स्वान। अब स्वान सेल के बारे में आप कहां पढ़ते हो, न्यूरॉन में पढ़ते हो, यानी कि जूलॉजी में पढ़ते हो। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि स्वान क्या थे, आपके जूलॉजिस्ट ही थे एंड जर्मन जूलॉजिस्ट थे। पहले एनसीईआरटी में इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ था, अब इनकी पूरी नेशनैलिटी ही चेंज कर दी, इनकी नागरिकता पर ही सवाल उठा दिया गया और ब्रिटिश की जगह अब इनको क्या कर दिया गया, जर्मन बोल दिया गया। अब मेरे दोस्त बहुत बिंदास तरीके से एक चीज सोचने की कोशिश करिए, अगर स्क्लेडन साहब बॉटनिस्ट थे तो बॉटनिस्ट क्या करते हैं, प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं, तो क्या ये प्लांट पे रिसर्च कर रहे होंगे, क्या ये अलग अलग प्लांट्स को देख रहे होंगे? सो इन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स, इन्होंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट प्लांट्स को एंड ही सेड, और उन्होंने देखा दैट बॉडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बॉडी ऑफ प्लांट्स is formed up of different type of cells, different types of cells, यानी प्लांट की बॉडी जो है अलग अलग टाइप के सेल्स की बनी हुई है
विच फर्दर मेक्स टिश्यूज, यानी प्लांट की बॉडी अलग अलग टाइप के सेल्स की बनी हुई है जो आगे चल के क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाते हैं, ऐसा स्क्लेडन साहब ने कहा। क्योंकि स्क्लेडन साहब अगर एक बॉटनिस्ट थे तो ये प्लांट्स पर रिसर्च करेंगे, तो इन्होंने वही किया, बीइंग अ बॉटनिस्ट इन्होंने प्लांट पे रिसर्च करी। अब स्वान साहब क्योंकि जूलॉजिस्ट हैं तो ये किस चीज पर रिसर्च करेंगे, सर जूलॉजिस्ट है तो एनिमल पे रिसर्च करना चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड एनिमल सेल्स, ही ऑब्जर्व्ड एनिमल्स। तो एनिमल्स में जब इन्होंने रिसर्च की तो एनिमल्स के सेल्स इन्होंने देखे और इन्होंने पता लगाया कि एनिमल के सेल के ऊपर तो एक पतला सा कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या आज के दिन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन्होंने पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था। ही रिपोर्टेड थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ही रिपोर्टेड थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑन एनिमल सेल्स। अब इन्होंने देखा कि यार एनिमल सेल्स पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम का कवर होता है, तो इनके मन में जिज्ञासा जगी, इनके मन में एक सवाल आया कि क्या प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स, ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स। इन्होंने क्या कहा कि यार मैंने एनिमल सेल्स तो देख ही लिए हैं तो मैं प्लांट सेल्स को भी देख लेता हूं। जब इन्होंने प्लांट सेल को देखा तो इनके होश ही उड़ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो थी ही, उसके ऊपर एक और लेयर थी जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सो व्हेन ही ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल ही सॉ सेल वॉल also present outside of cell membrane। यानी यहां पर सेल मेम्ब्रेन तो थी ही थी लेकिन उसके ऊपर आपकी सेल वॉल नाम की लेयर भी पाई जा रही थी। तो यहां पर इन्होंने दोनों के दोनों पे रिसर्च करी, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट है स्वान साहब, तो पहले एनिमल सेल पे तो रिसर्च करी ही, लेकिन उसके बाद प्लांट सेल में भी रिसर्च करी जस्ट टू सी द डिफरेंसेस। तो इन्हें पता लगा कि एनिमल सेल के ऊपर तो सेल मेम्ब्रेन नाम की लेयर है, लेकिन प्लांट सेल पे सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके ऊपर सेल वॉल नाम की लेयर भी देखने को मिल रही है। यानी प्लांट सेल थोड़े यूनिक थे, इनके पास सेल वॉल थी। तो अब इन्होंने एनिमल सेल को भी देखा, प्लांट सेल को भी देखा, तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मतलब इन्होंने जितनी रिसर्च की उस हिसाब से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। हाइपोथेसिस मतलब अभी ये परम प्रमाणित सत्य नहीं है। हाइपोथेसिस को आपको और प्रूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मोर डेटा, तब जाके थ्योरी में कन्वर्ट होता है। अभी हाइपोथेसिस दी इन्होंने, यानी इन्होंने अपनी बात कह दी कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों को देखा, तो इन्होंने कहा बॉडीज ऑफ plants and animals are composed of cells। यानी ऐसा कोई प्लांट या एनिमल नहीं है जिसकी बॉडी सेल की ना बनी हुई हो, यानी सेल और सेल के प्रोडक्ट की ही आपकी बॉडी बन रही होती है, चाहे आप एक प्लांट हो चाहे आप एक एनिमल हो। उसके बाद इनकी हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए स्क्लेडन साहब भी आ गए और स्क्लेडन साहब ने कहा दोनों भाई दोनों तबाही मिलकर के क्या कर देते हैं, आपकी हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं, सेल थ्योरी जो है बना देते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या की, इन दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी। तो सबसे पहले आपके स्क्लेडन साहब आए और इन्होंने 1838 में प्लांट्स पे रिसर्च की और इन्होंने कहा कि प्लांट की बॉडी जो है अलग अलग टाइप के सेल्स की बनी हुई है जो मिलकर के क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाते हैं। उसके बाद स्वान साहब आए 1839 में, यानी लगभग एक साल बाद, सेम टाइम पे ही मान लीजिए आप। इन्होंने पहले एनिमल सेल पे रिसर्च करी और बताया कि एनिमल सेल पे एक बाउंड्री, एक कवर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों को देखा, अगर कोई पूछ ले तो प्लांट सेल को जब इन्होंने देखा इन्होंने पाया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी है। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। यानी सबसे पहले आपके स्क्लेडन साहब आए, इन्होंने प्लांट पे रिसर्च करी, स्वान साहब आए, इन्होंने पहले एनिमल्स को देखा फिर प्लांट्स को देखा और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि दुनिया के जितने भी प्लांट और एनिमल हैं इनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, सेल्स के प्रोडक्ट्स की बनी हुई है। फिर इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दी। अब ये जो सेल थ्योरी थी इसमें इन्होंने कहा कि भैया दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये आपके सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स के मिलकर बने हुए हैं। अब इतनी सी बात इन्होंने कही कि दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म हैं इनमें सेल होना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन हमें यह नहीं पता लग रहा कि ये नए सेल आ कहां से रहे हैं। भाई जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, रिश्तेदार आपको देखते ही बोल देते हैं अरे बेटा इतने बड़े हो गए हो। तो अगर आप बड़े हो रहे हो तो आपकी बॉडी में सेल्स तो ऐड हो रहे होंगे। अब ये नए सेल्स कहां से आ रहे हैं,
इस बारे में स्क्लेडन और स्वान साहब ने कुछ नहीं कहा। तो यहां पे एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिस्टर रूडोल्फ विर्को। 1855 में इन्होंने क्या कही, एक प्यार भरी बात कही, प्यार भरी बात इन्होंने कही, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सेलुला ई सेलुला यानी सेल से ही सेल बनता है, यानी पुराने सेल जब डिवाइड करेंगे फुचुक करके दो नए सेल्स बन जाएंगे, यानी पुराने सेल की डिवीजन से ही नए सेल बनते हैं। यह बात आपके रूडोल्फ विर्को साहब ने कही। यानी रूडोल्फ विर्को साहब ने स्क्लेडन और स्वान साहब की सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, उसको एक नई शेप दे दी, उसको एक फाइनल शेप दे दी। तो रूडोल्फ विर्को साहब की जो बात है यह भी हमने यहां पर ऐड कर दी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये रूडोल्फ विर्को साहब की बात भी हमने ऐड कर दी। तो दो मेन बातें हो गई सेल थ्योरी में कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलकर बनी है, क्योंकि सेल में ही सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, तो उसी के जो प्रोडक्ट है वही आपकी बॉडी तैयार करेंगे। एंड मेरे दोस्त दूसरी बात ये कही, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी पुराने सेल्स के डिवीजन से ही नए सेल्स बनते हैं। तो फाइनल जो सेल थ्योरी हुई इसमें आपके रूडोल्फ विर्को साहब की बात भी हमको ऐड करनी पड़ी। करेक्ट, ये है आपकी कंप्लीट सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं भाई, जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, और आपको मैंने पिछली स्लाइड में ही लिखवाया है कि वायरस जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग। तो ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये लिविंग है ही नहीं, इसको हम लिविंग कंसिडर ही नहीं करते। इसके पास अगर सेल ही नहीं है तो ये सेल थ्योरी को ओबे कैसे करेगा? नाम से ही सोचो ना, सेल थ्योरी, ऐसी थ्योरी जो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए तैयार की गई है जिनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है। वायरस में तो कोई सेल ही नहीं है, तो इसको हम लोग सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बोल देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, दैट इज सेल थ्योरी तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे भाई एक जनरल सेल मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है। जनरल सेल की मैं बात कर रहा हूं, कोई बहुत यहां पर बड़ी बात नहीं कर रहा, आराम से देखिए। ये जो सेल है मैं कह रहा हूं कि भैया इसमें आपकी एक लेयर है, ये अंदर वाली लेयर, और एक लेयर है इसके बाहर वाली लेयर। तो बताइए कैसा सेल होगा? अगर आपको दो में से एक चुनना हो कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर ये एनिमल सेल होता तो अभी अभी आपने हमें बताया कि एनिमल सेल अगर ये होता तो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती एज अ डीलिमिटिंग बाउंड्री। डीलिमिटिंग बाउंड्री जो सेल को लिमिट कर रही है, सेल की लिमिट बता रही है कि भाई तुम इससे ज्यादा नहीं आपके बाहर जा सकते, है ना। ये बाउंड्री है, सारा कंटेंट इसके अंदर ही रखो। यानी जो आउटर लेयर है एनिमल सेल में वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, वो डीलिमिटिंग बाउंड्री है। लेकिन प्लांट की अगर आप बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी हो सकती है। यानी एनिमल और प्लांट में से बताना हो तो ये एक प्लांट सेल हो सकता है। अब ये जो आपका सेल है इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर, गाढ़ा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसी में सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है, जो कि बताता है पूरे सेल को कि तुम्हें क्या क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शंस देता है। राजा वाली मेंटालिटी है इसकी डीएनए की, यही बताता है कि आपके सेल में क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ये अगर आपके पास आ गया पेरेंट से, तो पेरेंट से आपके पास क्या आते हैं, क्रोमोसोम ही आते हैं ना। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये मम्मी है, इनके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, 23 नीले, 23 आपके रेड। ये फादर साहब है, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पीले, 23 हरे। जब मम्मी गैमीट बनाएंगी तो ऐसा गैमीट बनाएंगी, ओवम बनाएंगी जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हो। जब फादर साहब गैमीट बनाएंगे तो ऐसा गैमीट बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हो। तो आपके अंदर 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम पापा से आए, एंड आप फिर से 46 क्रोमोसोम्स बना बैठे आपके जाइगोट के अंदर। फिर ये जाइगोट जो है डिवाइड करेगा और आपकी बॉडी के सारे सेल्स तैयार करेगा। तो मेरे भाई आपका जो जाइगोट है इसमें भी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक सेट जो है यानी 23 क्रोमोसोम जो है मम्मी से आए, और एक सेट जो है 23 क्रोमोसोम जो है ये आपके पापा से आए। करेक्ट। तो ये जो क्रोमोसोम है इनमें ऐसा क्या है कि ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपकी बॉडी कैसी दिखेगी, आप आगे लाइफ में क्या करोगे, क्या है इन क्रोमोसोम्स में ऐसा। तो मेरे भाई ये डेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं आपको क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो मैंने धागे जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है ये क्या है, ये है आपका डीएनए। यानी मेरे भाई न्यूक्लियस जो है ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इस पे भी आपकी दो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। यस, तो ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसे सेल जहां सच्चा न्यूक्लियस पाया जा रहा है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा, और ऐसे सेल्स जहां सच्चा न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है,
इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पिछड़े हुए, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस इटसेल्फ। तो अगर यहां पर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी है, सिंपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो अगर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी है, ये पक्का यूकैरियोटिक सेल है। अगर नंगा पुंगा यहां पर डीएनए फैला हुआ होता, पड़ा हुआ होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसे मैं प्रोकैरियोटिक सेल कह देता। तो यूकैरियोटिक सेल है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिला, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिला। इस न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पैक हो रखा है क्या? क्रोमोसोम के अंदर पैक हो रखा है आपका डीएनए। करेक्ट। इसके अलावा दुनिया के हर सेल में आपको राइबोसोम भी देखने को मिलता है। राइबोसोम एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, तभी मैं कह रहा हूं कि हर सेल में देखने को मिलता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, हर सेल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि हमें पता है, बच्चे लेवल पे भी जब आपने चीजें पढ़ी थी तो भी आपको आइडिया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। भाई यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल एंड सो ऑन, बहुत सारी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कई सारी चीजें होंगी। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी यहां मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, एंड यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी ऑर्गेनेल नहीं मिलेगी आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिसपे मेम्ब्रेन हो, यानी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, ना लाइसोसोम होगा, ना वैक्यूल होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना माइक्रोबॉडीज होंगी, कुछ नहीं होगा। यहां सिर्फ ऐसी चीजें पाई जा सकती हैं जिन पे मेम्ब्रेन नहीं है। तो राइबोसोम एक ऐसी चीज है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये भी तो आपकी पाई जा सकती है, बिल्कुल पाई जा सकती है। दैट्स व्हाई ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों सेल में देखने को मिलेगी। और मेरे भाई, ये जो आपका काला काला स्पेस तुरुरु तुरुरु है, यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। टेक्निकली इट इज नॉट एम्प्टी, अलग अलग ऑर्गेनेल्स यहां पर पाई जाती हैं, पर ये जो इस सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसीलिए इसके शब्द में ही आ रहा है प्लाज्म, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड मेजरली ऑफ वाटर, यानी यहां पर पानी भरा हुआ है। तो साइटो यानी सेल, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, तो साइटो शब्द सेल के लिए यूज किया, प्लाज्मा मतलब यहां पर पानी भरा हुआ है, तो सेमी फ्लूइड होती है ये आपकी मैट्रिक्स। सर पानी है तो कंप्लीट फ्लूइड क्यों नहीं? क्योंकि मेरे भाई इसमें ऑर्गेनेल्स भी तो है, तो वो इसका गाढ़ापन बढ़ा देती है, तो इट बिकम सेमी फ्लूइड। तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक, सेमी फ्लूइड आपकी यहां पर मैट्रिक्स होगी, जो कि आपके सेल के खालीपन को भरती है, यानी जहां कुछ नहीं है वहां साइटोप्लाज्म आपका पाया जाएगा। यहीं पर आपकी सेलुलर एक्टिविटीज यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं अधिकतर साइटोप्लाज्म में, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये भी यूनिवर्सल है। भाई दुनिया का सबसे चिंदी सेल अगर आपको बनाना हो, आप कैसे बनाओगे? सर ऐसे बनाए, कम से कम इतना तो बनाना पड़ेगा। अगर आपने दुनिया का सबसे चिंदी सेल भी बना दिया है, इतना भी बना दिया है, तो आपने कम से कम एक बाउंड्री तो बनाई है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, सेल मेम्ब्रेन सब में होगी होगी। सेल वॉल तो आपके एनिमल्स में नहीं थी, प्लांट में पाई जा रही थी, तो सेल वॉल इज नॉट यूनिवर्सल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, सब में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, और एक जैसी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप सेल मेम्ब्रेन की बात करो, चाहे आप बैक्टीरिया में बात करो, चाहे प्लांट में बात करो, एनिमल में बात करो, फंगस में बात करो, प्रोटोजोआ में बात करो, किसी में भी बात करो, द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये लिपिड और प्रोटीन की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है सब में, जाहिर सी बात है। हमारे सेल में ही आप देखोगे, अलग अलग सेल्स में, आरबीसी में देखोगे, न्यूरॉन में देखोगे, अलग अलग आपको लिपिड और प्रोटीन का नंबर मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। कहीं 50% प्रोटीन है, कहीं 60% प्रोटीन है, कहीं 70% प्रोटीन है, कहीं 70% लिपिड है। तो ये लिपिड और प्रोटीन की क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन दुनिया की हर मेम्ब्रेन बनेगी लिपिड और प्रोटीन की, बात सकते हैं, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज यूनिवर्सल, और अंदर का जो खाली स्पेस है साइटोप्लाज्म, दिस इज यूनिवर्सल, ये तो हर सेल में होगा ही होगा। और कोई पूछ ले ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जो यूनिवर्सल है? भैया राइबोसोम, ये भी आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 यूनिवर्सल चीजों के बारे में आपने यहां पर पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर हम लोगों को क्या जानना है। हमने कहा सेल जो है इसमें अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है जो कि डेंस स्ट्रक्चर है, गाढ़ा स्ट्रक्चर है, और इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इन क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? डीएनए कह रहे होते हैं, विच इज आर जेनेटिक मटेरियल। अगर ये जो न्यूक्लियस है इस पे मेम्ब्रेन लगी हुई है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो आप इसे कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जा रहा है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहां होता है? आपका यूकैरियोटिक सेल में। और अगर ये मेम्ब्रेन लेस है तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, यानी आप कह सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड।
यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का मेन डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, सारा डीएनए जो है अंदर का खुला पड़ा रहेगा, कोई मेम्ब्रेन कोई बाउंड्री यहां पर है ही नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपकी बाउंड्री पाई जाएगी। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये आपका मेन डिफरेंस हो गया। साइटोप्लाज्म की अगर आप बात करें तो इट इज मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी मेन जो आपके रिएक्शंस है वो यही होंगे, मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेमी फ्लूइड होता है आपका साइटोप्लाज्म, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, यानी सेल में जहां कुछ भी नहीं है वहां आपका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जैसे हम अपने कमरे की ही बात करें, आपके रूम की अगर मैं बात करूं तो जहां कुछ भी नहीं है वहां हवा तो है, इसी प्रकार से सेल में जहां कुछ भी नहीं है वहां वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, आपका साइटोप्लाज्म आके ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड इट कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। अब यहीं पर सारे के सारे रिएक्शन हो रहे हैं, और रिएक्शन के बिना आप जीवन जी ही नहीं सकते। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको रिएक्शन करने पड़ेंगे। अगर मैं एक सेकंड के लिए आपकी बॉडी के सारे रिएक्शन स्विच ऑफ कर दूं, मेरे भाई अभी मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, लिख रहा हूं, इतने सारे काम मेरी बॉडी में चल रहे हैं, सुबह जो मैंने नाश्ता किया है वो भी पच रहा है, सांस भी ले रहा हूं, दिल भी धड़क रहा है, देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूरोनल सिग्नल्स जो कि एक्टिव हैं, मेरी बॉडी में हजारों लाखों चीजें अभी चल रही हैं। अगर मैं एक सेकंड के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को स्विच ऑफ कर दूं कि कुछ नहीं करना है मुझे, तो मेरी डेथ हो जाएगी। ये चीज आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हो। इफ यू गो इनटू अ स्टेट जहां पे आपका मेटाबॉलिज्म टर्न ऑफ हो जाए तो आपका खेल खत्म। आपको मेटाबॉलिज्म को, अपनी मशीनरी को जिंदा रखना होता है, धड़ाधड़ जो है बॉडी में काम होते रहने चाहिए। अगर आप रुके तो आपका काम तमाम हो जाएगा, यमराज जी का भैंसा आपको आपके सामने ही दिख जाएगा साक्षात। तो अगर सेल को जिंदा रखना है, लिविंग स्टेट में रखना है, तो साइटोप्लाज्म को काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। करेक्ट। इसके बाद हमने देखा भैया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपकी यूनिवर्सल चीज है, ये आपके हर सेल की बाउंड्री बनाती है। हर सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, कईयों में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो मैंडेटरी है। सेल वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर पाई जाती है। तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, ये बात भी हम पहले से जानते हैं। अदर देन दैट सेल के अंदर काफी सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, यानी कई सारी छोटी छोटी चीजें जिनके डिफरेंट काम होते हैं, अलग अलग इनको काम दिए जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो सकती हैं जो यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेंगी। तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं विच आर मेम्ब्रेनलेस, है ना, जैसे कि आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है इसे हमने यूनिवर्सल कहा, ये आपका यूकैरियोट प्रोकैरियोट सब में पाया जाएगा, इट इज यूनिवर्सल। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेनलेस हैं लेकिन सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती हैं, और कुछ चुनिंदा यूकैरियोट्स में ही। यहां से सवाल बनता है, तो मेरे भाई ये यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, तो राइबोसोम तो यूनिवर्सल है, तो ये तो यूकैरियोट में पाया जाएगा ही। इसके अलावा सेंट्रोसोम जो है ये आपका मेम्ब्रेनलेस है, जो सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, और वो भी किसमें, ओनली इन एनिमल सेल। ये प्लांट में भी नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं कि ये जो सेंट्रोसोम है ये सारे यूकैरियोट में पाए जा रहे हैं, नहीं मेरे भाई, ये सारे यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिल रहा, ये भी कुछ चुनिंदा यूकैरियोट्स में ही देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे कि आपके एनिमल सेल्स के अंदर ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आज भी मैं आपको बकायदा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, और अगले चैप्टर में तो इसी का बखान होगा मेरे भाई, क्योंकि अगला चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन। तो वहां तो सेल डिवीजन की ही महिमा हमको जाननी है, तो वहां सेंट्रोसोम और आपके सेंट्रियोल की खूब डिस्कशन होगी। तो राइबोसोम जो यहां पर है प्रोकैरियोट में और जो यहां है यूकैरियोट में, इनमें क्या डिफरेंस है, लेट्स चेक। तो आपके प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। एस क्या है, इट इज यूनिट, इट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि कोई चीज कितनी ज्यादा नीचे बैठ जाती है, सेडिमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरे पास एक कांच का ग्लास है, उस कांच के ग्लास में मैंने पानी भरा और कुछ मिट्टी डाल दी, कुछ कंकड़ डाल दिए। अगर मैं उस कांच के ग्लास को कुछ देर तक छूता नहीं हूं, छेड़ता नहीं हूं, तो क्या मिट्टी और कंकड़ नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, और साफ पानी ऊपर रह जाएगा? बिल्कुल सर। तो ये जो अपने वजन की वजह से मिट्टी और कंकड़ नीचे बैठ गए हैं, इस प्रॉपर्टी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो कुछ चीजें जो आपकी हैवी होंगी, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे बैठ जाती हैं, और हल्की चीजें जो लाइटर होती हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर रह जाती हैं। इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, या इस यूनिट का नाम है स्वेदबर्ग यूनिट, स्वेदबर्ग यूनिट।
करेक्ट। और इस S का मतलब क्या होता है? इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, करेक्ट। तो यहां आप देखिए 70s यूनिट है। अगर यहां पर 70s आपका राइबोसोम देखने को मिल रहा है तो इसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी? राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, एक बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट। तो 70s जो है इसमें 7 इज एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर। तो इसकी जो सब यूनिट है ये भी क्या होंगी? ऑड नंबर होंगी, जैसे कि 50s प्लस 30s। अब आप कहोगे सर 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, 70 कैसे हुआ? मैं क्या कह रहा हूं, इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी, नॉट अ मेजर ऑफ वेट। ऐसा नहीं है कि 2 kg और 1 kg कितना हुआ? 3 kg हुआ। नहीं मेरे भाई, यहां पर आपका वेट नहीं नाप रहे आप। 2 kg और 1 kg 3 kg होता है, दैट इज फाइन, है ना। पर यहां पर हम वजन नाप ही नहीं रहे हैं, यहां पर हम डेंसिटी नाप रहे हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक बड़ी बॉल है ना, समझ लीजिए मेरे पास एक बड़ी बॉल है, ये लोहे की है, और ये जो बॉल है ये प्लास्टिक की है। ये लोहे की बॉल है, ये प्लास्टिक की बॉल है, दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर मान लो फॉर इजी कैलकुलेशन। ये लोहे की है, प्लास्टिक की है। अब इन दोनों को जोड़ के अगर मैं इनकी डेंसिटी नापूंगा तो लोहे से तो कम ही आएगी ना भाई। ये जो लोहे की बॉल थी, अगर इसके साथ मैंने प्लास्टिक की बॉल रख दी है तो लोहे का तो अपमान हो गया ना। लोहा इतना भारी है, प्लास्टिक इतना हल्का है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इनकी डेंसिटी कहीं बीच में आएगी ना, लोहे वाले की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी ना। यस, तो यहां पर ऐसे ही 50 प्लस 30 80 होना चाहिए था, 70 हो गया क्योंकि आप डेंसिटी मेजर कर रहे हैं। यहां पर अगर आप बात करें इस राइबोसोम की, जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है, तो 80s राइबोसोम आपको देखने को मिलता है। अब 80s में 8 इज एन इवन नंबर, तो इसकी जो यूनिट्स हैं ये भी आपकी इवन नंबर में होंगी, दैट इज 60s एंड 40s। छोटी यूनिट 40s और बड़ी वाली 60s। अब सेम कहानी है, 40 और 60 तो सर 100 होना चाहिए था, 80 क्यों? क्योंकि हम डेंसिटी नाप रहे हैं, हम कोई डायरेक्ट वजन नहीं नाप रहे कि 40 ग्राम और 60 ग्राम 100 ग्राम होता है। हम वजन नाप ही नहीं रहे, हम डेंसिटी नाप रहे हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को जब आप जोड़ोगे तो ओवरऑल जो है डेंसिटी आपकी मीडियन जो है वो आ जाएगी, 100 ना होकर के उससे कम ही रहेगी। ठीक है, ये आपने देखा। इसके अलावा जो आपके राइबोसोम है ये आपके यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। अभी आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, यानी इन दोनों के पास खुद का प्रोटीन बनाने का मशीन होता है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यही प्रोटीन बनते हैं सारे। तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में कैसा राइबोसोम होगा? 70s होगा, प्रोकैरियोट्स जैसा होगा, राइट। तो आपके प्रोकैरियोट में कोई पूछे कैसा राइबोसोम है, सिर्फ 70s, 80s नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोट में अगर कोई पूछे तो 80s हो सकता है ना, जो कि हायर लेवल का है, थोड़ा बड़ा राइबोसोम है। लेकिन 70s भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में। यह आपका ओवरव्यू ऑफ द सेल था, एक जनरल बात हम यहां पर हमने सेल के बारे में सीखी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होगा। मेन बातें मैं आपको बता देता हूं। मेन बात यह है कि हर सेल में 3 चीजें यूनिवर्सल हो सकती हैं, 2 तो होंगी मेनली, कि हर सेल में आपकी एक बाउंड्री होगी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और अंदर का जो आपका मटेरियल है इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। यह तो दुनिया के हर सेल में मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जो दुनिया के हर सेल में पाई जाएगी, उसे हम राइबोसोम कहते हैं। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s राइबोसोम होंगे, और आपके यूकैरियोट में 80s भी होंगे और 70s भी हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऐसी ऑर्गेनेल जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। बाकी सारी बातें चिंदी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, इन पे अगर आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें